हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का, और आर.एस. अग्रवाल में संख्या पद्धति हम पढ़ रहे थे, और आज का जो सेशन होने वाला है वो आज का आखिरी सेशन होने वाला है। आज के इस पूरे सेशन में हम ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, इसलिए हमें क्या लगा कि 8 से 9 सेशन, लगभग 8 सेशन हमारे लग रहे हैं। आज 8वां सेशन है, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, देखिए, जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं सारे सेशंस में, उन सारे क्वेश्चंस को हमने एक बेसिक से, ट्रिक से, सारे माध्यम से हमने देखे हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन तक हम पहुंचने का प्रयास किया है। और आज के सेशन में हम जो पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे प्रश्न पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आज का जो पहला प्रश्न है और इस चैप्टर का जो है 119 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है, ठीक है। ये आपके दिए गए हैं ऑप्शन, यानी इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है मेरे भाई। तो जरा एक बात बताइए, जब मैंने आपको बेसिक सेशंस पढ़ाया था, क्या मैंने उसमें ये बताया था क्या कि 18 से कोई विभक्त का नियम होता है? नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो आखिर मैंने बताया क्या था आपको? 2 का बताया था, 3 का बताया था, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 11 का। 18 का तो मैंने नहीं बताया था। तो हम 18 कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। सबसे पहले हम पता करेंगे कौन कौन सी संख्या कट रही है, कौन कौन सी नहीं। तो 18 का जो है ना, 18 जो होता है वो 2 और 9 का गुणनखंड होता है। किसका होता है? 2 और 9 का गुणनखंड होता है, ठीक है ना। 2 9 18 होता है ना, होता है कि नहीं होता है? होता है। चलिए, अब क्या है, अगर ये संख्याएं क्या हैं, अगर 2 से कटती हैं, ठीक है, अगर ये संख्याएं क्या है 2 से कटती हैं, तो 2 से कटने का नियम क्या था? अगर किसी संख्या की इकाई अंक पे 0, 4, 6, 8 ये संख्या आती है, वो संख्या 2 से कटती है, ठीक है। और 9 से कटने का नियम क्या था? अगर कोई संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है मेरे भाई, तो वो पूरी संख्या भी क्या होती है? वो 9 से कट जाती है। और यहाँ पे तो हमें 18 से कटने का नियम पता है ना। 18 से कौन सी संख्या नहीं कट रही है? 18 से मेरे भाई वही संख्या कटेगी जो इन दोनों से कट जाए। 18 से वही संख्या कटेगी जो इन दोनों से कट जाए। तो जरा बताइए कि अगर इनमें से किसी एक से कट रही है और किसी एक से भी नहीं कट रही है, तो वो 18 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। और 18 से कटने का कंडीशन यही है कि 2 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए, ठीक है ना। 2 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। अगर इनमें से किसी एक से भी अगर नहीं कटती है तो वो 18 से नहीं कटेगी। बात समझ में आई? देखिए जरा, पहले हम 2 से चेक करेंगे। इन सबके इकाई अंक पे क्या है? 6 है, यानी कि 2 से कटने का नाम क्या? 0, 4, 6 और 8। अगर इकाई स्थान पे अगर आएंगे तो वो संख्या क्या होगी? 2 से कट जाएगी। जरा एक बात है, इकाई अंक पे इनमें से कोई संख्या है क्या? यहाँ पे नहीं है, नहीं है ना। यानी यह संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम तीनों पे जाने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक से नहीं कटी तो समझिए कि वो क्या होगी? 18 से भी नहीं कटेगी। यानी इस 2 या 9 में से किसी एक से अगर नहीं कट रही है तो 18 से भी वो क्या होगी? नहीं कटेगी। कटना दोनों से चाहिए तभी वो 18 से कटेगी। अगर उनमें से एक से भी नहीं कटी तो क्या होगा? वो संख्या 18 से भी नहीं कटेगी। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन सब देख लेते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 24 से विभक्त होगी, ठीक है। 24 से विभक्त होगी। जरा देखिए यहाँ पे 24 से विभक्त होने का नियम क्या है? हमने तो 11 तक ही पढ़ाया था, ठीक है। 24 से कैसे विभक्त होगा? तो यहाँ पे 8 तिरिके 24, ठीक है ना। 8 तिरिके 24 होगा ना, 8 तिरिके 24 होता है ना। तो यानी कि दिया गया जो संख्या है, कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 और 24 से वो विभक्त हो रही है। तो 24 से विभक्त होने का नियम ये है कि ये संख्याएं 8, वो संख्या 8 से भी विभक्त होनी चाहिए और 3 से भी विभक्त होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर 8 और 3 दोनों से अगर विभक्त है कोई संख्या, तब जाके वो 24 से भी विभक्त होगी, ठीक है ना। अगर इन दोनों में कोई, अगर किसी से भी, अगर इन दोनों में किसी से एक से क्या हो रही है? विभक्त हो रही है और एक से नहीं हो रही है, तो कहेंगे वो 24 से विभक्त नहीं होगी। विभक्त होना चाहिए तो इन दोनों से विभक्त होना चाहिए, तभी वो 24 से विभक्त होगी, ठीक है। चलिए हम पहले चेक करते हैं। 8 का लेके चेक करिएगा
तो 8 का जो नियम होता है ना, 8 का जो विभाजन का नियम होता है, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान को हम लेते हैं पहले। अगर वो संख्या क्या हो रही है, अगर कट जा रही है 8 से, तो पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। तो पहले हम 8 है सबके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो संख्या है 8 से नहीं कटने वाली है। कटेगी क्या? 718 नहीं कटेगी, 810 ये भी नहीं कटेगी, ठीक है ना, क्योंकि हम लास्ट की 3 संख्याओं को चेक करते हैं 8 से भाग दे करके, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहां जाएंगे, ये क्या होगी, ये संख्या आपकी कट जाएगी, ठीक है। ये संख्या आपकी कट जाएगी। चलो एक बात कहिए, ये 8 से नहीं कटा, ये भी 8 से नहीं कटा, ये भी 8 से नहीं कटा, अगर वो 3 से कट भी जाएंगे तो क्या वो 24 से कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं ये 3 तो ऐसे ही खत्म हो गए, ये 8 से कटा। चलिए हम इसको 3 से भी चेक करके देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप 3 से करिएगा तो 3 से करने का नियम क्या होता है, इन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी कट जाएगी, ठीक है। जरा देखिए 3 1 4 4 2 6 6 5 11 7 18 18 और 3 21 21 6 27 और ये टोटल संख्याओं का योग जो है 27 27 जो है 3 से कट जाएगी, यानी 3 9 27, यानी ये 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये संख्या 24 से भी कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आई ना? ऑप्शन नंबर डी होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना, किसी संख्या में 7 से गुणा करने पे गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। जरा एक बात बताइए, क्या रहा है? कह रहा है ना कि कोई एक संख्या है, अगर उसमें 7 से भाग दे रहा है, ठीक है, 7 से गुणा कर रहा है, ठीक है, तो प्रत्येक अंक जो है ना आपका वो 3 प्राप्त हो रहा है, तो वो कौन सी संख्या है? वह कौन सी संख्या है मेरे भाई? तो जरा एक बात बताइए आप, वह कौन सी संख्या है? तो एक बात जब बताइएगा कि ये कितने अंकों की सारी संख्याएं बन रही हैं, तो 5 अंकों की संख्याएं बन रही हैं, ठीक है। 5 अंकों की संख्याएं बन रही है, यानी कि जो प्रत्येक अंक होगा वो 3 3 होगा, यानी कि 5 बार 3 होगा, ठीक है, 5 बार 3 होगा, ठीक है। देखिए जरा समझिएगा आप, कह रहा कोई संख्या थी, उसने 7 से गुणा किया तो क्या आया, वो प्रत्येक अंक जो है वो 3 आया। और हम देख लेंगे ऑप्शन में देखने से हमें पता चल जाएगा कि ये टोटल कितने अंकों की संख्याएं बन रही हैं, तो 5 अंकों की संख्याएं बन रही हैं, यानी जो सारा अंक आएगा वो 3 3 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, 7 से गुणा करने के बाद आया ना इतना, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे 7 से गुणा कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे 5 अंक देख करके, मैंने यहीं पे 5 अंक इसलिए लिखा है कि बहुत सारे छात्र करते ये हैं, यहाँ पे देखेंगे 5 अंक है, ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे 5 अंक ले लेंगे, ठीक है। जरा मेरे भाई एक बात बताइएगा, ये 5 अंक अगर है, अगर इसे आप 7 से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो 1 अंक तो वो हमेशा 7 से भाग दे, 2 अंक लेके चलेगा, वो साथ में 2 अंक लेके चलेगा। तो जरा एक बात बताइए, 2 अंक लेके साथ में चलेगा तो क्या ये 5 अंकों की संख्या आएगी? नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, आप देख लीजिएगा। इसलिए आप हमेशा क्या करिएगा, इसको एक संख्या बढ़ा के रखिएगा, ठीक है। यहाँ जितना भी दिया इसे एक संख्या बढ़ा के रखिएगा, यानी कि यहाँ पे 6 बार करिएगा, ठीक है। क्यों करिएगा? क्योंकि जब भी आप इसमें 7 से क्या है, चूंकि 7 से आपने जब गुणा किया तब इतना आया, अब आप 7 से फिर भाग दे देंगे ना, फिर वही संख्या ऑटोमेटिक वही प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। देखिए जरा, अगर आप क्या कर रहे हैं कि 5 से, ठीक है, 5 से अगर 7 में गुणा कर रहे हैं तो 5 7 35 आ रहा है, ठीक है। 5 7 से गुणा कर रहे हैं तो 5 7 35 आ रहा है। फिर वही संख्या प्राप्त करने के लिए अगर आप 7 से क्या कर दे, भाग देंगे तो 5 नहीं आएगा, आएगा ना 5। वही काम करना है यहाँ पे, यानी अब जब आपने गुणा किया तो ये संख्या आ गई टोटल। अब हम क्या कर देंगे, अगर हम भाग दे देंगे वही संख्या से, तो वो संख्या जिससे हमने क्या किया था, 7 से गुणा किया था, तो ये आया था, वो संख्या में ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। देखिए जरा यहाँ पे, ये जब भाग करिएगा ना तो हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा ऐसे आपको भाग करके दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए ये 6 संख्या है, इसमें आप भाग दीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 हो गया, इधर आया तो 13 और ये हो जाएगा आपका 5 3, ठीक है। अब हो जाएगा आपका 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बचा आपका 4 3 बचेगा, ठीक है। 7 6 42 हो जाएगा आपका, 1 बचा, चलिए ये भी 3 उतर गया, ठीक है। अब कितना हो गया यहाँ पे, 3 हुआ ना। चलिए 7 से कम 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा और फिर 3 उतरेगा, यानी कि 7 9 63 हो जाएगा, यानी 63। यानी भाग देने पे कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 47 600 क्या 19,
ये है ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई ना? तो फटाफट आप उसको आंसर ट्रिक करिएगा यहाँ पे इतना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे अंक जो है ना, अंक जो है हमेशा क्या हो, गुणा करने वाली संख्या से क्या है, भाग देने संख्या से अगर क्या हो छोटा हो तो हम एक संख्या बढ़ा के लिखेंगे। यहाँ पे जो भी यहाँ पे संख्या दी रहेगी उससे एक संख्या बढ़ा के लिखेगा, क्योंकि जब भी आप 7 से भाग देंगे तो आप एक संख्या लेके नहीं चलेंगे, आपको 2 संख्या लेनी पड़ेगी। ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या होगा ना कि अगर हम एक कम आ जाता आपका संख्या, ठीक है, और वो कटता भी नहीं। बात समझ में आई ना? तो फटाफट क्या करिएगा, इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रहा है, कह रहा है ना 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 व 3 से विभक्त हो जाएंगे। ठीक है, 1 से 200 के बीच कह रहा है। जरा एक बात आप समझिएगा, पहला तो आपका हो जाएगा 6, ठीक है, जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होगा, फिर होगा 12, फिर होगा 18, ऐसे करते करते आपका 198 तक आएगा और प्रत्येक अंकों के बीच में जो है वो 6 का अंतर आएगा। ठीक है ना, आप देखिएगा तो प्रत्येक अंकों के बीच में कितने का अंतर आएगा, तो इनके गुणनखंड के बराबर अंतर आएगा। ठीक है, 6 का अंतर आएगा। चलिए क्या हो गया, आप जानते हैं एक फार्मूला क्या होता है कि अंतिम संख्या यानी कि लास्ट, ठीक है ना, लास्ट नंबर और प्रथम संख्या यानी कि ए प्लस टोटल संख्याएं कितनी है वो n-1 इंटू डी। डी का मतलब होता है कि अंतर यानी कि अंकों के बीच का अंतर कितना है वो होता है डी, यानी कि डिफरेंस को दिखाता है। ठीक है, चलिए आप जानते हैं कि जो ए दिया है, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक जो संख्या दी है वो 6 दिया है, लास्ट नंबर आपको 198 दिया है जो कि 3 और 2 दोनों से कटेगा। ठीक है, और जो दिया है आपका एन निकालना है आपको। ठीक है, और डी आपका कितना दिया है, तो जो डी दिया है वो 12 - 6 बराबर 6, यानी कि टोटल बीच में जो डिफरेंस है वो 6 का है। ठीक है, और एन आपको यहाँ पे फाइंड करना है। एन जो है उसके बीच जो टोटल संख्याएं कटने वाली 2 और 3 से, उसका ये संख्या है। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर कितना है आपका 198 है, बराबर ए की जगह कितना है 6 है, एन तो आप ऐसे n-1, डी की जगह क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? करना कुछ नहीं है, 198 ऐसे करिएगा और ये 6 प्लस 6 से गुणा करिए, हो जाएगा 6n-6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसलिए हुआ 6n बराबर 198। अगर कटाइएगा 6 3 18, 6 3 18, x बराबर हो जाएगा आपका 33, यानी 1 से 200 के बीच 33 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 और 3 दोनों से क्या होंगी, विभाजित होंगी। बात समझ में आई? तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। ठीक है, यदि भागफल को q से भाग दें, ठीक है, भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए सबसे पहले क्या है ना कि 13 से विभक्त करने पे किसी संख्या को, वो संख्या हमें नहीं पता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है। ठीक है, x संख्या को हम 13 से विभक्त कर रहे हैं। ठीक है, 13 से विभक्त कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, शेष आपका 1 बच रहा है। कितना बचा है, शेष आपका 1 बच रहा है। तो आपको पता है, ठीक है, 13 से विभक्त करने पे जो शेष आपका 1 बच रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो संख्या है, ठीक है, वो जो संख्या है, क्योंकि वो भाज्य हो जाएगी, माना कि वो कितनी बार में जा रही है, q बार में जा रही है। ठीक है, q बार में जा रही है, तो जरा एक बात बताइए आप, q बार में गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं y बार में। ठीक है, x है तो y बार में ले जाइए आप। ठीक है, एक संख्या को 13 से y बार में गया, शेष कितना बचा, 1 बचा। तो आप जानते हैं कि भाज्य क्या होता है, भाज्य ये होता है ना, यानी भाज्य बराबर क्या होता है मेरे भाई कि भागफल, ठीक है ना, सॉरी भाजक। ठीक है, भाजक गुणे भागफल ये होता है y प्लस शेषफल यानी कि 1। ये फार्मूला मैंने आपको 20 बार बताया है और अच्छे से भी बताया, इससे पहले वाले वीडियो में बताया। ठीक है, देखिए क्या ये होता है भाजक, ये होता है आपका, सॉरी ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक। चलिए मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये है आपका भाज्य, ठीक है, ये होता है आपका भाजक, ठीक है, ये होगा आपका भागफल, ठीक है, भागफल हो जाता है, और ये होता है आपका शेषफल। ठीक है, शेषफल। अब जी इसी से आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि भागफल को 5 से भाग दें, ठीक है, भागफल क्या था y का, ठीक है,
अगर y को अगर क्या कह रहा है 5 से भाग दे रहा है, ठीक है, y को अगर 5 से भाग देगा मेरे भाई, तो माना वो भाग कितनी बार में जा रहा है, z बार में जा रहा है, ठीक है, वो भाग कितनी बार में जा रहा है, तो z बार में जा रहा है, तो शेष कितना बच रहा है, शेष जो है इसका 3 बच रहा है, ठीक है, शेष कितना बचा, 3 बचा। तो बताइए जरा अब कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा y बराबर, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक यानी 5 गुणे क्या होता है भागफल यानी कि z प्लस क्या होता है शेषफल यानी कि 3। बात समझ में आई। तो कह रहा है ना, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, इस संख्या को अगर क्या करिएगा, यानी अब क्या है कि इस संख्या को अगर क्या करिएगा 65 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा, यानी कि अब z को 65 से भाग दीजिए, शेष क्या बचेगा, कुछ नहीं करना है, इस y की जो वैल्यू है, ये y की पूरी वैल्यू निकली है ना, इस y की वैल्यू ले जाकर y की जगह रख देंगे, y की वैल्यू y की जगह रखिए यहाँ पे ले जाकर के समीकरण 1 में, तो हो जाएगा x बराबर 13 गुणे इस y की जगह ये मान रखना है आपको 5z, ठीक है, 5z प्लस 3। बात समझ में आई, 5z प्लस 3 हमने रख दिया। चलिए, और ये क्या है प्लस 1 यहाँ पे ऑलरेडी है। अब क्या करना है आपको, ये हो जाएगा अंदर जब गुणा करिएगा ना 13 25 हो जाएगा आपका 65, 13 25 65, और ये हो जाएगा आपका z, ठीक है, 13 25 65 z हो जाएगा, और 13 39 होगा, 39 से कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। जरा एक बात बताइएगा, यहाँ पे क्या हुआ, अगर इस संख्या को क्या कह रहा है, अगर इस संख्या को यानी उस संख्या यानी क्या है x को क्या हो रहा है, x को, क्योंकि x बराबर ही निकला है ना, x यहाँ पे भाजक, और अगर उस संख्या को 65 से भाग दिया जा रहा है कितनी बार में, z बार में, तो कितना शेषफल बचेगा, तो शेषफल उसका 40 बच रहा है, ठीक है, उसका शेषफल कितना बच रहा है 40 बच रहा है, क्योंकि 65 से भाग दे रहा है ना, भाजक यहाँ पे 65 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे 65 उसका भाजक आ गया, और यहाँ पे शेषफल की जगह कितना है तो 40 है, इसलिए आप कहिएगा कि जो शेषफल बचेगा वो 40 बचेगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे करते चलेंगे, ठीक है। कह रहा है ना, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल में 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटा करके 12 शेष बचते हैं, तो वो संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए, माना वो संख्या क्या है x है, x में 7 जोड़ करके, ठीक है, योगफल में 5 से गुणा कर देता है। चलिए, अब कह रहा है ना, गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग दे रहा है, ये भी चलिए, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त जो भागफल में 3 क्या कर रहे हैं घटा ले रहे हैं, ठीक है, घटाने के बाद जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है 12 बच रहा है, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है वो संख्या क्या है, यानी x का मान आपसे पूछ रहा है। करना क्या है, सर्वप्रथम आप यहाँ पे 1 मानिए, ठीक है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, इसका अंदर गुणा करिए ना, पहले कितना होगा, गुणा जब करिएगा ना तो ये हो जाएगा 5x प्लस 35, ठीक है, और एलसीएम का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। सबसे पहले आप इसको यहाँ पे 9 करिए, ये -3/1, ठीक है, बराबर 12। जब आप एलसीएम यहाँ पे 9 ले लेंगे ना, तो क्या होगा, 9 एकम 9 होगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 35 ऐसी हो जाएगा, माइनस क्या होगा, ये 9 बार में जाएगा, यानी 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 12। 12 अगर आप उधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, 12 9 108, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5x, और अगर आप यहां से देखिए, यहाँ 35 में से अगर 27 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, तो 8 बच जाएगा, ठीक है, प्लस 8 बचेगा, और इधर गुणा हो गया 12 9 108 हो जाएगा, और 8 जब घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 5x बराबर, क्योंकि 8 जो है उधर जाएगा तो माइनस में होगा, और माइनस में जाके आके घटेगा, ये 100 बचेगा, 5 से कटाइएगा तो x बराबर 20 बचेगा, हो जाएगा आपका यही टोटल आंसर, ठीक है। तो जल्दी से क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208, 222 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का माध्य क्या है, देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा है ना, 4 संख्याएं मान लीजिए A, B, C और D है, ठीक है, कह रहा है 3-3 करके जोड़ रहा है, यानी कि A प्लस B प्लस C जब जोड़ रहा है 180 आ रहा है, ठीक है। वैसे क्या कह रहा है, B प्लस C प्लस D करके जोड़ रहा है तो 197 आ रहा है। वैसे क्या है ना, देखिए यहाँ पे C प्लस D प्लस A करके जोड़ रहा है तो 208 आ रहा है, और D प्लस A प्लस B करके अगर जोड़ेगा तो आएगा आपका 222, 3-3 करके जोड़ेगा, ठीक है। देखिए जरा,
हम करेंगे क्या ना, इन तीनों को एक बार जोड़ लेंगे, क्योंकि जो माध्य निकलता है ना, जो माध्य होता है, माध्य जो होता है चारों संख्याओं यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का क्या है, योग बटा में संख्याओं की संख्या कितनी है, 4। ये होता है माध्य का सूत्र। ठीक है, जरा देखिए इसको अगर आप जोड़ेंगे ना तो देखिए सब में क्या है, ए 3 बार आया है, बी भी 3 बार आया है, सी भी 3 बार आया है, डी भी 3 बार आया है। ठीक है, चारों को अगर जोड़ेंगे तो यानी कि 3 कॉमन कर लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि सभी 3 बार आए हैं। ठीक है, बराबर इनको अगर आप जोड़िएगा तो जरा देखिए 10 7 17 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, 8 9 17 17 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 19 और 1 कितना होगा, तो ये 20 हो जाएगा। और देखते हैं जरा आगे, ये कितना दिया है आपका, ये दिया है 4 4 2 6 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर ये 807 बटा में 3, क्योंकि 3 नीचे आ जाएगा, कटेगा यहां से तो हो जाएगा 3 दूना के 6। ठीक है, 3 दूना के 6 होगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 3 6 के 18 3 9 27। ठीक है, ये इतना आ गया। अब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डी का मान निकल गया, वहां पर रखिए तो माध्य निकल जाएगा, यानी कि 269 बटा में 4, तो हो जाएगा 4 छके 24। ठीक है, 4 छके 24 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 हो जाएगा, और क्या होगा, यहाँ पे 1 बच रहा है आपका, यानी आप कह सकते हैं कि 1 सही बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 62 सही 1 बटा में 4 हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, कितना होगा, 4, हाँ 4 छके 24 होगा। ठीक है, सॉरी 4 छके 24 हो रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे 4 छके 24 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 18 जोड़ रखा था। ठीक है, 4 छके 24 4 सत्ते 28, यानी 67 सही 1 बटा में 4 होगा। ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न अपना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 9 8 4 में जोड़ने पर क्या हो रहा है कि आपसे ये 13 20 7 प्राप्त होती है, तो 11 से विभाज्य है, जो कि क्या है, 11 से विभाज्य है। कौन, ये 11 से विभाज्य है, तब इसका मान आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले क्या है ना कि 4a3 को 9 8 4 में जोड़ने के पश्चात आपको 13 20 7 प्राप्त होती है, जो कि जो प्राप्त होती है ना वो संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। 11 से जब विभाज्य तो नियम क्या होगा, विषम स्थानों का योग। ठीक है, तो विषम स्थान क्या है, 7 प्लस 3। ठीक है, और माइनस सम स्थानों का योग यानी b प्लस 1 बराबर 0 होगा, अगर 11 से विभाज्य है, यानी कि हो जाएगा 10 माइनस b माइनस 1 बराबर 0। घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, इसलिए b बराबर यहाँ पे 9 निकल के आएगा। ठीक है, b बराबर 9 निकल के आया, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो संख्या होगी वो हो जाएगी 1397 रखेंगे तो। ठीक है, और 1397 में से अगर आप इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये संख्या निकल जाएगी। ठीक है, जब आप 1397 में से 984 जरा आप घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, यानी कि एक जगह क्या निकल के आया आपका, 1 निकल के आएगा। ठीक है, यानी 1 बराबर क्या, a बराबर क्या होगा, 1 होगा, तब आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि 3a प्लस 4b। 3 का मतलब ये होगा, a का मतलब 1 प्लस 4 है ये आपका, और जो b है, b का मतलब है आपका 9। ठीक है, यानी कि टोटल कितना होगा, 3 एकम 3 प्लस 9 चौके 36 बराबर हो जाएगा इतना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका 128 नंबर। ठीक है, तो अगर आप बुक में एक बार देखेंगे तो उसमें दिया है आपका, कह रहा है 2 ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार, ठीक है, पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार, यानी 2 संख्याएं आपकी दी गई हैं। माना वो 2 संख्याएं क्या है, 128 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पहली संख्या अगर x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। ठीक है, तो क्या रहा है कि पहली संख्या को 2 बार, ठीक है, और दूसरी संख्या को 3 बार अगर जोड़ा जा रहा है तो 100 आ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है ना कि पहली संख्या को पुनः 3 बार और दूसरी संख्या को पुनः 2 बार जोड़ने पे जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है 120 योग प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन करेंगे कैसे, सबसे पहले आपको करना ये है कि इन दोनों का कोई तो एक बराबर करना होगा। ठीक है, इसलिए क्या करिएगा, इसमें 3 से गुणा करके इसमें 2 से आप गुणा कर दीजिएगा समीकरण में। ठीक है, जब 3 से गुणा करेगा तो ये समीकरण प्राप्त होगा 6x प्लस 9y बराबर ये हो जाएगा 300। ठीक है,
ठीक है दोस्त। और उसके बाद क्या होगा, जब आप इसमें गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर 3 से आप इनमें गुणा करेंगे सब में गुणा करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 3 से हुआ है। 2 से गुणा होगा इसमें तो हो जाएगा 6x, फिर 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 4y, और 2 से इसमें होगा तो कितना होगा 12 दूना 24 यानी कि 240। ठीक है, चलिए इसको अगर आप घटा लेंगे ना तो कितना होगा, ये कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ घटने के बाद क्या होगा 5y आ जाएगा, और यहाँ जब आप घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, तो 12 25 60 होगा। ठीक है, 12 आया तो y का मान आप किसी में भी रख लीजिएगा, इसलिए होगा आपका 3x प्लस 12 दूना के 24 हो जाएगा यहाँ पे बराबर 120। ठीक है, इसलिए 3x बराबर क्या होगा, 24 घटाइएगा इसमें से, 24 जब घटेगा तो होगा आपका कितना 6, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा ना, तो जब घटाएंगे 6 होगा, और 11 में से ये हो जाएगा 9, इससे 3 से घटाइएगा तो 3 3 के 9, 3 दूना के 6, यानी x बराबर 32 आया, y बराबर आपका आया 12। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो x है 32 है। ठीक है, ये आ जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कह रहा है जब एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 कह रहा ना, एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो 30 पंक्तियां बनती हैं, यानी कि कह रहा है एक पंक्ति में अगर 54 छात्रों को खड़ा किया जा रहा है तो ऐसे 30 पंक्तियां बन रही हैं। ठीक है, यदि इन्हें 45 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो कितनी पंक्तियां बनती। ठीक है, जब देखिएगा यहाँ पे एक बात कह रहा है ना कि 54, ठीक है, यानी कि 54 छात्रों में 54 जो है छात्रों को अगर क्या हो रहा है 30 पंक्तियों में खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है 54 छात्रों को अगर एक पंक्ति में खड़ा जा रहा है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। उसी प्रकार अगर क्या कर रहा है 45 छात्रों को एक पंक्ति में खड़ा जा रहा है तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, यानी कि माना कि x पंक्तियां बननी है। ठीक है, ये नियम आप लोग पहले से भी जानते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बस आपको यहीं से बताना सही रहेगा। तो क्या होगा x का माना जब आप निकालिएगा तो हो जाएगा 54 गुणे 30 बटा में हो जाएगा आपका 45। ठीक है, 15 तिया 45, 15 दूना 30। ठीक है, 3 से कटेगा तो हो जाएगा कितना, तो 18 बार में कटेगा। ठीक है, 18 दूना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। ठीक है, तो यानी कि आपका 29 नंबर भी आंसर खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और दे रहा है, अगला क्वेश्चन जल्दी से मैं इसको डिलीट करके चलते हैं 130 नंबर पे। ठीक है, देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना 59 75 23। ठीक है, 59 यहाँ पर जाएगा आपका 59 75 और 23 में कह रहा है ना 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही बता रखा है। 7 का जो स्थानीय मान होगा, 7 के पीछे जितने जीरो हैं, ठीक है, जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे, ये स्थानीय मान निकल जाता है। और किसी संख्या का जातीय मान खुद वो संख्या ही होती है, यानी वो 7 ही होगी, यानी स्थानीय मान आपका हो गया 7000 और जातीय मान होगा 7, क्योंकि 7 का जातीय मान 7 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा। ठीक है, यानी किसी संख्या का जो जातीय मान होता है वो संख्या ही होती है। चलिए जब आप घटाइएगा तो क्या होगा 6993 आएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं देखते हैं आगे क्या है ना। वही क्वेश्चन आपको आगे दिया 64 71 35, आगे ऐसा क्वेश्चन दिया आपका, देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन जो है ना आपका 131 नंबर है। देखिए यहाँ पे 131 नंबर जो है कह रहा है कि 64 71 35 है आपका, यानी कि 64 71 35 में कह रहा है ना 7 व 3 के, ठीक है, 7 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर कह रहा है। तो 7 का जो स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा 7 के पीछे जितने जीरो हैं, ठीक है, और जो 3 का स्थानीय मान होगा 3 के पीछे जितना जीरो है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा टोटल कि ये हो जाएगा 7000 में से, क्योंकि इनका अंतर पूछ रहा है, 30 घटा लीजिएगा, जीरो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 7 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 और ये 6, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, यानी कि 6970। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये जो पूरा सेशन से खत्म हुआ और आर.एस. अग्रवाल का जो संख्या पद्धति का क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक एक करके बता दिए। ठीक है, और आशा करता हूँ आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।